आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर। यहाँ पर मैंने टोटल 20 प्रश्न लिए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन 20 प्रश्नों में आपको सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। केशव को प्राकृतिक कवि किसने कहा बताना है। पहला है इसमें कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सूरदास और चौथा है इसमें नंददास। बताना है इसमें केशव को प्राकृतिक कवि किसने कहा। राइट आंसर क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। इसमें देखते हैं राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है तुलसीदास जी द्वारा प्राकृतिक कहे जाने पर केशव ने कौन सी रचना की। पहला इसमें विज्ञान गीता, दूसरा है कवि प्रिय, तीसरा है रसिक प्रिय और चौथा है रामचंद्रिका। यहाँ पर बताना है कि केशव को जब तुलसीदास जी ने प्राकृतिक कवि कहकर उपेक्षित किया तो उन्होंने कौन सी रचना की। देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक भाषा थी ये पढ़े लिखे विद्वान इसका प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए जब केशवदास को तुलसीदास जी ने प्राकृतिक कवि कहा तो उन्हें यह जो है बहुत बुरा लगा और इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम जनमानस में होता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था, पर केशव का अभिप्राय राज्यसभा में बड़प्पन पाने से अधिक नहीं था। यह कथन किस आलोचक का है बताना है इसमें। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है शुक्ल जी और तीसरा है राहुल सांकृत्यायन, चौथा है बच्चन सिंह। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, लेकिन केशवदास का अभिप्राय केवल यही था कि राज्यसभा में बड़प्पन पाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फुटकल कवित्वों का संग्रह प्रतीत होता है, किंतु यह कथन सही नहीं है। प्रबंधत्व के सारे बाह्य विधान रामचंद्रिका में मौजूद है, पर आंतरिक प्रबंधत्व टूटा हुआ है। रामचंद्रिका के बारे में यह कथन किसका है बताना है इसमें। पहला होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा डॉक्टर बड़थवाल, तीसरा बच्चन सिंह और चौथा शुक्ल जी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर बड़थवाल। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए एक एक प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। इस वीडियो को स्किप न करें, आप लोग नोटबुक में अपना जो है इन सारे प्रश्नों को उत्तर के साथ लिखते हुए ही आगे बढ़ें। देखते हैं इसमें पहला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है भक्तमाल पर टीका किसने लिखी। पहला है नारायण दास, दूसरा है चतुर्भुज दास, तीसरा है प्रियादास और चौथा है आपका ये नंददास। राइट आंसर
क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है प्रिया दास। प्रिया दास ने भक्तमाल पर टीका लिखी थी। देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भक्ति प्रताप यश किसकी रचना है? पहला है नारायण दास, दूसरा है चतुर्भुज दास, तीसरा है नाभादास और चौथा है नंददास। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है चतुर्भुज दास। भक्ति प्रताप इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भक्तमाल में छप्पयों की संख्या कितनी है बताना है। पहला है 214, दूसरा है 110, तीसरा है 218 और चौथा है 250। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 214। ये जो है बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास जो बुक है उसमें इन्होंने बताया है, बच्चन सिंह ने। लेकिन जो सर्वमान्य है उसमें जो है 316 छप्पयों का उल्लेख हुआ है। जो सर्वमान्य तथ्य हैं उसमें 316 छप्पे शामिल हैं, जबकि बच्चन सिंह ने 214 को ही शामिल किया है। अगर आपको ऑप्शन में 316 नहीं है तब तो आप लोग 214 लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में 316 है तो आप लोग 214 ना लगाकर 316 लगाएंगे। राइट आंसर। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अग्र अली के नाम से कौन जाना जाता है बताना है। पहला है अग्रहरि, दूसरा है नंददास, तीसरा है अग्रदास और चौथा है आपका चतुर्भुज दास। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका अग्रदास। अग्रदास को अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। अग्रदास का जन्म स्थान बताना है, कहाँ पर है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है ग्वालियर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अग्रदास का जन्म स्थान। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। 8वीं और 9वीं शताब्दी के आलवारों में रसिक संप्रदाय का बीज खोज लेना वैसा ही है जैसा वेदों में वायुयान बनाने की कला का अन्वेषण। देखिए, यह कथन किसका है बताना है। आप लोग इसको नोट करते हुए एक एक प्रश्न समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है इसमें बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। यहाँ पर यह कथन किसका है बताना है आप सबको। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने जो है कहा है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में के आलवारों में रसिक संप्रदाय का बीज खोज लेना वैसा ही है जैसे वेदों में वायुयान बनाने की कला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। युगल प्रिया जी किसे सीता की सखी चंद्रकला का अवतार कहते हैं? युगल प्रिया जी से तात्पर्य है प्रिया दास। किसे सीता की सखी चंद्रकला का अवतार मानते हैं बताना है आपको। प्रियादास जी किसे चंद्रकला का अवतार मानते हैं सीता जी की सखी के रूप में? पहला इसमें श्री कृष्णदास पायहारी, दूसरा है अग्रदास,
तीसरा है नंददास और चौथा है रामानंद को। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। आप लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन के साथ जो है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अग्रदास। अग्रदास को सीता जी की सखी चंद्रकला का अवतार मानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। आपका एक एक प्रश्न हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही लिया गया है, तो इसलिए आप एक भी प्रश्न जो है स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और नोटबुक में आप इसको लिखते रहें। दूसरा है इसमें रसिक संप्रदाय में संबंध रखने वाले संत हैं। पहला है बालकृष्ण बाल अली, दूसरा रसमाला, दूसरे ऑप्शन में है रामप्रिया शरण, प्रेमकली और मधुर प्रिया, तीसरे में है सूर किशोर और राम प्रपन्न। देखिए यहाँ पर राम प्रपन्न ही है, राम प्रसन्न नहीं है। तो इसमें बताना है उपर्युक्त सभी कौन जो है इसमें रसिक संप्रदाय का संत है, बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं रसिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले संत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है रामचरितमानस के टीकाकार। देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। यहाँ पर पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरकिशोर, चौथा है रामचरण दास और तीसरा है रामचरण दास, चौथा है आपका श्री कृष्ण दास पायहारी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। इस वीडियो को आप अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर आपको पूरा इसके पहले भी क्लासेज हो चुकी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, उनसे अपना नोट तैयार कर सकते हैं। आपका एक एक जो है प्रश्न मैंने केवल बच्चन सिंह से ही लिया है, इनके दूसरे इतिहास से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है रामचरितमानस के टीकाकार जो हैं ये आपके हैं रामचरण दास। इसको नोट करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 है रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है। देखिए टीकाकार तो आपके रामचरण दास हैं, लेकिन पहले टीकाकार बताना है। इसमें पहला है नंददास, दूसरा है रामप्रिया शरण और तीसरा है आपका रामानंद और चौथा है रामचरण दास। बताना है आपका रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ये जो है रामचरण दास ही हैं पहले टीकाकार। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है ताजुद्दीन देहलवी किस भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये मुझे लगता है आप सबके समक्ष नया प्रश्न है। पहला है अरबी, दूसरा है अपभ्रंश और तीसरा है हिंदी, चौथा है फारसी। इसमें बताना है ताजुद्दीन देहलवी किस भाषा के कवि थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ये फारसी भाषा के कवि थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है गंग की रचनाओं का संग्रह गंग रत्नावली नाम से किसने प्रकाशित करवाया। ये प्रश्न जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे, मैंने मूल किताब से ही लिया है बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। ये मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस सेट में भी नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं
उसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे प्रश्न आए ही नहीं अभी तक, तो आने की पूरी संभावना है। आप लोग एक एक प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। शिव सिंह सेंगर, दूसरा है मिश्र बंधुओं ने, तीसरा है याज्ञिक बंधुओं ने और चौथा है माता प्रसाद गुप्त ने। गंग की जो रचनाएं थी, जो इनके पद थे, जो रचनाएं थी इनके पद थे, उन सभी रचनाओं का जो संकलन हुआ गंग रत्नावली के नाम से हुआ। इसको प्रकाशित किसने करवाया बताना है। इसमें आपको प्रकाशित किसने करवाया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है याज्ञिक बंधुओं। याज्ञिक बंधुओं ने इनकी जो रचना थी उसको गंग रत्नावली के नाम से प्रकाशित करवाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। रहीम ना तो जायसी की तरह सूफी थे और न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। कथन किसका है बताना है। पहला है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है बच्चन सिंह। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की उपेक्षा नहीं रखता था। यहाँ पर उपेक्षा नहीं रहेगा, अपेक्षा रहेगा। अपेक्षा कर लीजिएगा, अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। यह कथन किस आलोचक का है बताना है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है बच्चन सिंह और तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। आप लोग एक एक कथन अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ब्रजी और अवधी पर रहीम का समान अधिकार था, पर रहीम की भाषा अन्य लोगों की अपेक्षा लोक भाषा के अधिक निकट है। तुलसी की भाषा पर संस्कृत की छाप देखी जा सकती है। रहीम कहीं कहीं संस्कृत से प्रभावित तो हैं, पर फारसीपन कहीं भी नहीं है। बताना है आपको यह कथन किसका है, किस आलोचक का है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र का, दूसरा है शुक्ल जी का, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है नामवर सिंह। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का यह महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कर्म प्रकृति विधान और अर्ध कथानक किसकी रचना है बताना है। लल्लू लाल की है, दूसरा है नरोत्तम दास की है, तीसरा है बनारसी दास की है, चौथा है सेनापति की है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बनारसी दास। बनारसी दास की रचना है कर्म प्रकृति विधान और अर्ध कथानक। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। मैंने एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक कथन जो महत्वपूर्ण है, किसी को भी नहीं छोड़ा। मैंने इस बुक में किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको लेते हुए मैं चल रही हूँ। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को नोट के तौर पर लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैंने पीछे भी लगभग 12 क्लास करा दिया है हिंदी साइड का, दूसरा इतिहास का। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके प्रैक्टिस सेट में चेक कर सकते हैं और उससे जो है अपना नोट तैयार कर सकते हैं। मैंने भूमिका से ही प्रश्नों को लेना शुरू कर दिया है, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप जो है
अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें ताकि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जाए। आपको जितने भी मूल किताबें हैं सबका जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, जिनके पास बुक है वो तो अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिनके पास ये बुक नहीं है वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को सुनते हुए, देखते हुए और नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। आप लोग सुनेंगे, थोड़ा बहुत याद होगा, नोटबुक में अपना नोट करते जाएंगे, रिवीजन करेंगे तो आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। आपको किसी तरह की जो है समस्या सामने नहीं आएगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।